2 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 और अदर्स के खाते में 0। इंटरेस्टिंग मुकाबला है। यहाँ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें, इंडी गठबंधन को 6 सीटें, बीआरएस को 2 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत जरा जनता को बता देते हैं, तेलंगाना में किसके खाते में कितना वोट आता हुआ दिख रहा है, 28%। लेकिन यहाँ देखिए, सरकार अभी इस वक्त उम्मीद जागी थी इसी राज्य से, कांग्रेस की सरकार, राज्य में कांग्रेस को 34% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिकस्त मिली थी बीआरएस को तेलंगाना में, केसीआर को, तो 27% वोट परसेंटेज जो है वो बीआरएस को मिलता नजर आ रहा है। और एआईएमएम की अगर हम बात करें तो उनको 3%, जबकि अदर्स अन्य जो हैं उनको 8% ये वोट शेयर हम बता रहे हैं आपको दक्षिण के राज्य तेलंगाना का। लेकिन कुल मिलाकर एंट्री यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, ये जो पूरा बड़ी तस्वीर आपके सामने है, 14 राज्य, 443 में से 331 सीटों पर सर्वे यह बताता है कि 249 सीट एनडीए के खाते में आ रही है और इंडिया अलायंस के खाते में 70 सीटें आती हुई नजर आ रही है। तो 14 राज्यों का ये ओपिनियन पोल हमने अभी तक आपको दिखाया है, जिसमें 543 में से 331 सीधे अभी दिखा चुके हैं हम आपको, और 249 में एनडीए, जबकि इंडी गठबंधन को 70 और अन्य के खाते में 12 नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक इस मेगा ओपिनियन पोल का लेखा जोखा हमने आपको बताया है। और इसीलिए अब विवेक श्रीवास्तव आप हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कुल मिलाकर यहां पर दिखाई दे रहा है वही आंकड़ा शायद आते हुए दिख रहा है जिसका बार बार इशारा बीजेपी कर रही है। नहीं, ये मेरे को जो दिखा रहे हैं आप, ये वर्चुअली एक्सटेंशन ऑफ 2019 के डेटा ही लग रहे हैं, जो कि थोड़े आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, मैंने जैसे आपको आसाम का ही एग्जांपल दिया था, तो पिछले 2019 के अंदर 35% और 36%, 1% का लगभग वोट डिफरेंस था। हाँ। और इस बार INDIA इकट्ठा लड़ रहा है। वोट पोलराइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो उससे विपक्षी पक्ष भी होगा। तो मेरे ख्याल से 49% जो आपने दिखाया है ये एक एग्जैजरेशन है मेरे हिसाब से। आई थिंक वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक एंड कट आउट। कर्नाटका के अंदर अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर अगेन लास्ट टाइम वाला ही 1-2 सीट ऊपर नीचे करके आप उसको कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। दक्षिण भारत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। 2019 के बाद बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिविजिव रहा है, जिससे बहुत से राज्य और बहुत से वोट बैंक खिसके हैं। बीजेपी आज एक नर्वस स्थिति के अंदर है, वरना बिहार के अंदर और कल हरियाणा के अंदर जो उठापटक करी है, जिस तरीके से INDIA के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है। माने कृष्णक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीआरएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। माने जी, पहला सवाल तो आपसे तेलंगाना को लेकर इसलिए है क्योंकि वहां पर बीजेपी बड़े तौर पर एंटर करते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला ऐसा है कि बिल्कुल पीछे पीछे इंडिया अलायंस है, सबसे आगे एनडीए दिख रहा है और आपकी पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर आकर खड़ी है आंकड़ों के लिहाज से। रुबिका जी, भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। आप देख रहे हैं कि बीआरएस के पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को अगवा करते हुए लेके जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को लेके जा रहे हैं। उसका मतलब ही दिख रहा है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। अब तक उन्होंने जो लिस्ट दिया है ना, उसमें 70% के जो नेता है, जो उनके उम्मीदवार है, वो हमारे केसीआर के दल के लोग हैं, वो हमारे पूर्व विधायक थे जी। अरे 1 तारीख को उनको पार्टी में लिया और 2 तारीख को उनको टिकट दे दिया, 24 घंटों के बीच। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि भाजपा के पास नेता ही नहीं है। तो काहे का बल, काहे का प्रदर्शन जी। जब नेता ही नहीं है तो कहां से वोट आएंगे उनको जी। तो आत्मविश्वास कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, बेचारे नेता भी नहीं बना सके। जरा इनकी पार्टी की बात कर लेता हूं। माने जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। पहले तो यह कि कांग्रेस से छिटक कर केसीआर ने अलग पार्टी बनाई थी, अलग पार्टी फॉर्म की थी, तो क्या फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? और बड़ा सवाल यह भी कि केसीआर क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। केसीआर जी हमारे यहाँ के विपक्ष नेता है। असेंबली में हम सरकार में थे, आज हमारे ऑपोजिशन के नेता है और हम आने वाले दिन केसीआर जी के नेतृत्व में काम करके फिर से यहाँ पे राज्य में सरकार में आएंगे। रही बात गठबंधन की, ये दोनों पार्टी के खिलाफ हम हैं। दोनों जो नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या ये जो INDIA अलायंस जिनका है, माने ये राजनीति है ना, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब से पार्टी बने थे ना, हमने देखा है तेलंगाना राज्य आने के बाद 14 से हम अकेले लड़े, अकेले 2 बार हमने सरकार फॉर्म की है। अब तीसरी बार, खैर एक बार तो हार देखा है हमने,
लोकतंत्र में होता है, हार जीत होती है, पर फिर भी अकेले लड़ेंगे। इस ओपिनियन पोल से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो फिर मैं कहती हूँ आप अपना ओपिनियन पोल दे दीजिए हमको। मैं सतीश जी यहाँ पर केवल ओपिनियन देते हैं, लेकिन मैं चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं आपसे बकायदा नंबर भी ले लेती हूँ। हम यहाँ पर आपको तेलंगाना में इस वक्त दे रहे हैं 2 सीटें, मतलब हमारा जो सर्वे हुआ है। आप कितनी सीटें दे रहे हैं? आप कह रहे हैं इनके पास लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं है, आप कह रहे हो अगवा करके टिकट दे रहे हैं। तो वही आदमी जिसकी पॉपुलैरिटी है वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और इनफैक्ट वहां नंबर बता रहा है 8 सीटें मिल रही है, आपको 2 सीटें। यू टेल मी हाउ मेनी सीट, 17 में से कितनी सीटें आपको? रूबिका जी, आंकड़े तो तेलंगाना के लोग बता देंगे। हम देखिए, अभी हाल ही में हमारा राष्ट्र चुनाव हुआ, स्ट्रांग है हम, 39 सीट्स हमने जीता है, असेंबली में विधायक है हमारे। तो बिल्कुल देखिए, सिर्फ 2 नहीं, 2 तो शुरुआत है। अरे 2 से भारतीय जनता पार्टी तो सरकार देश भर में आ गई, तो 2 काफी एक बढ़ने के लिए तो आगे बढ़ेंगे। आप नर्वस दिख रहे हैं। अरे नहीं, आप नर्वस दिख रहे हैं। आप डोंट बी, आप आंकड़ा बताइए ना भाई। अभी यही चीज मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछती तो हो सकता है 17 में से वो कहते मैं 70 ले आऊंगा। देखिए रूबिका जी, हम पूरे जो 17 उम्मीदवार है, पूरे 17 में कैंडिडेट खड़ा रहे। अगर एक ले रहे, एक कांग्रेस ले रहा है, एक बीजेपी ले रहा है, हमारा एक सांसद अगर कांग्रेस उड़ा रहा है, एक सांसद बीजेपी ले रहा है, फिर भी हमारे पास 2 नेता है जी रेडीमेड। तो केसीआर जी नेता बना रहे हैं। माने जरा मेरी क्यूरियोसिटी है, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। जो बेटे हैं, क्या उनको बागडोर सौंप सकते हैं? इस तरह की भी खबरें आ रही है। और बेटी जो है, क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, वो तो अभी ऑलरेडी निजामाबाद के जो उम्मीदवार है हमने अनाउंस भी कर दिया। हमने हमारे सीनियर नेता जो बीसी नेता है बाजी रेड्डी गोवर्धन जी को ऑलरेडी हमने उम्मीदवार अनाउंस कर दिया, जिसका मतलब है कविता जी निजामाबाद से नहीं खड़ रही है। और रही बेटे को बागडोर सौंपने की बात, बेटे वाली बात बता दीजिए। देखिए, बेटे से पहले वो हमारे तेलंगाना के नेता है, वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे पार्टी के। तो हर कार्यकर्ता जिस तरह से काम करेंगे, केटीआर जी भी काम करेंगे। ओके, क्वेश्चन। केसीआर मुझे याद है पटना तक गए थे गठबंधन के लिए। आज आप ये कह रहे हैं कि हम तो इन दोनों के चक्कर में नहीं आएंगे, हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कौन सा मोह भंग हो गया? पटना तक जाकर साहब वापस आते और कहते हैं अब मैं ना लड़ा इनके साथ। जब पटना की जो सरकार थी वही खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जब ममता दीदी खुद IND अलायंस से दूर गई, जब बहुत पार्टीज जो कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे, तो हम बोल रहे हैं कि देखेंगे आने वाले दिन कितने आंकड़े आएंगे। अरे यहाँ पे हमारे रेवंत रेड्डी जी खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी का सहकार चाहिए हमें। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए, तेलंगाना की हमने काफी बात कर ली है रूबिका। अब जरा उमेश जी को चर्चा में लाते हैं। उमेश जी, देखिए, विवेक जो है आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस ओपिनियन पोल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं रियलिस्टिक नहीं लगता। जरा समझाएं आप। तेलंगाना में मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, आप बड़े सीनियर हैं, पत्रकार हैं आप लोग। आप देखिए, एनडीए इज गेटिंग अ लेसर वोट परसेंटेज एज पर योर ओपिनियन पोल राइट नाउ। 28% एनडीए का है। हाँ। फिर भी सीटों का एक एग्जेजरेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसका विवेक उमेश जी है ना, उमेश जी जरा समझाइए। उमेश जी, ये कैसे? देखिए, तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कांग्रेस को अगर 34% वोट मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत बड़े गैप से कांग्रेस जीत रही है, और हो सकता है कि एनडीए वो सीटें जो जीत रही है वो कम मार्जिन से जीत रही है। ऐसा होता है कि वोट शेयर ज्यादा हो पर सीटें कम होती हैं, स्पेशली जब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो, मल्टी पॉइंट कंटेस्ट हो जाता है, तब वोट शेयर और सीट शेयर में कोई तालमेल नहीं रहता है। विवेक, ऐसा आसाम में आपके हिसाब से नहीं हो सकता कि अगर मैं कहूं कि आप 45% दिखा रहे हैं, उसमें 49% और 45% जो आपने दिखाया एनडीए का, अगर मैं कहूं कि हो सकता है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो 8 या 7 जगहों पर या बाकियों पे, एंड INDIE स्क्वायर, तो सेम लॉजिक वहां भी अप्लाई हो सकती है। फिर कैन आई से दैट? देखिए, अगर 45% आप बोल रहे हैं तो कहीं हो सकता है, कहीं 55% और कहीं 35%। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। ये तो मतलब पॉसिबिलिटी अगर वो यहाँ है तो जरूरी थोड़ी कि असम में नहीं होगी, मतलब असम में भी होगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपकी उम्मीदों वाला कबर्ड आप खोल के रखिए, उसमें मतलब किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो आप हमेशा। सतीश जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मनीष कुमार JDS से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा जब हमने आपके सामने कर्नाटक और बाकी राज्यों के
आंकड़े बताए थे तब उनके पास नहीं जा पाए थे। मनीष जी, ये बीजेपी आपके लिए शुभ साबित हो रही है कि आप बीजेपी के लिए शुभ साबित हो रहे हैं? दोनों ही तरफ से है। ऐसा है कि इन्होंने अभी 7 सीट डिक्लेयर किए हैं कांग्रेस ने, और ये सातों के सातों हारेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने रूरल बैंगलोर जीता था, लेकिन इस बार वहां से डॉक्टर मंजुनाथ लड़ रहे हैं, तो वो इनका इलाज कर देंगे। अब दूसरी बात, जिस तरह के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और अमित शाह जी का जो रणनीतिकार है, वो तो देखिए वो चीजों को यथार्थ में ग्राउंड पे उतारते हैं। अरे अपने दोनों लीडर्स भी तो याद कर लीजिए। और लास्ट टाइम की जी, अपने दोनों लीडर्स भी याद कर लीजिए। मतलब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को समझ में आता है। हाँ। जी नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए तो मैं फिनिश करता हूँ पूरा। तो और वो तो एक स्टॉलवॉर्ट है जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री देवेगौड़ा साहब, वो तो एक बहुत बड़े स्टॉलवॉर्ट है कर्नाटक के, और उनका जिस तरह का एक्सेप्टेंस है वहाँ पर, और दोनों के परसेंटेज अगर आप देख लीजिए, अगर मिलाने के बाद लास्ट टाइम में भाजपा को थी 51% के आसपास थी जी, और तकरीबन जो है 9% के आसपास था जेडीएस के पास, तकरीबन 60% के आसपास जाता है। अगर हम बात करें 2023 के इलेक्शन की जो भी रिसेंटली हुआ है, उसमें मिला है 36% और 13% है जेडीएस को, तो ये मिला करके हो जाते हैं 49%, 50% के आसपास वोट शेयर हो जाती है। तो लाजमी है कि ये सीट तो जीतेंगे जीतेंगे ये। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये इनकी लास्ट माइल डिलीवरी है, ठीक है। जिस तरीके से वोटरों को लेकर के आते हैं और एक एक वोटर को प्रेरित करते हैं कि भाई राष्ट्र निर्माण में आप वोट करिए, चलिए, तो उससे क्या है कि तो आप ये कह रहे हैं और कर्नाटका में और वो मनीष जी ये जो राष्ट्रवाद है ये काम कर जाएगा, है ना? और आपका ये मानना है कि राष्ट्र हित के लिए बेंगलुरु वाटर क्राइसिस हो कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो कि बाकी सारे मुद्दे हो, उन पर बाद में चर्चा होगी, राष्ट्र हित को लेकर पहले चर्चा होगी, और उस चर्चा में बीजेपी का समर्थन करता हुआ वोटर ज्यादा नजर आएगा। बिल्कुल। अब दिक्कत यह है कि हमें छोटा सा ब्रेक अभी लेना है, और एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारी स्टेट्स अभी बाकी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी।